हेलो एवरीवन। अपने डीप स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम केस को पढ़ेंगे। केस के बाद में प्रोनाउन पढ़ेंगे। केस ये जो चैप्टर है ये कोई छोटा सा चैप्टर नहीं है। ये बहुत इस छोटे चैप्टर नहीं होने के कारण ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। परंतु इस बात को ध्यान रखो कि यदि वॉइस को बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है वॉइस, तो इस केस को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। और पिछले वीडियो में मैंने देखा कमेंट भी बहुत कम है, सब्सक्राइब ये भी बहुत कम है। तो यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बिना देरी करे चालू करते हैं। केस, केस यानी कारक, हिंदी में कहते हैं कारक। अब एक केस जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पॉजेसिव केस। ये तीनों केस के बारे में हम थोड़ा इसमें पढ़ेंगे कि ये होते क्या है और इनका कहाँ उपयोग होता है, इसका उपयोग किस प्रकार होता है, कैसे होता है। आप लोग साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं ना, आपको नोट्स बनाते जाना है। मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाना है। चलिए चालू करते हैं। पहला पहला लिखिए नॉमिनेटिव केस। पहला नॉमिनेटिव केस, इसमें लिखिए हम जानते हैं कि कोई सेंटेंस वर्ब के बिना पूरा नहीं होता। हम जानते हैं कि कोई सेंटेंस वर्ब के बिना पूरा नहीं होता। यदि स्पीड ज्यादा हो तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं ना। वीडियो को पॉज करके रोकते जाना वीडियो को और लिखते जाना। लिखिए नॉमिनेटिव केस में हम जानते हैं कि कोई सेंटेंस वर्ब के बिना पूरा नहीं होता। उसी प्रकार उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का रहना भी अनिवार्य होता है। उसी प्रकार उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का रहना भी अनिवार्य होता है। जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो हम सेंटेंस का उपयोग करते हैं। जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तो हम सेंटेंस का उपयोग करते हैं। जब किसी सब्जेक्ट में जिसके बारे में कहा जाता है, जब किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है, जब किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले होता है। और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले होता है। और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले होता है। जो शब्द वाक्य का सब्जेक्ट होता है, जो शब्द वाक्य का सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट उस सेंटेंस का नॉमिनेटिव केस होता है। वही सब्जेक्ट उस सेंटेंस का नॉमिनेटिव केस होता है। ये तो समझ में नहीं आया होगा। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। दो उदाहरण लेते हैं।
पहला उदाहरण, चलो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक। पहला एग्जाम्पल, आज पेन भी धोखा दे रही है। राम रीड्स अ बुक। आज पेन धोखा दे रही है। अब दिखाइए। राम रीड्स अ बुक। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। द हॉर्स, हॉर्स HORSE घोड़ा, किक्ड द बॉय। पहला एग्जाम्पल राम रीड्स अ बुक और सेकंड एग्जाम्पल द हॉर्स किक्ड द बॉय। ये दोनों एग्जाम्पल को अब इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। ऊपर के सेंटेंस चलो पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे। देखो, सबसे पहली बात, हमने इसको नॉमिनेटिव केस को क्या लिखा है कि ये वर्ब के पहले होता है। वर्ब क्या है यहाँ पर? रीड। रीड के पहले क्या आया है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता यानी जो उस काम को करने वाला। काम कौन सा होगा यहाँ पर? पढ़ने का। पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम। अब ये कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम जो है इस सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और यही इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी वर्ब के पहले जो आता है, जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वही उस सेंटेंस का नॉमिनेटिव केस होता है। यह है इसका, हमने जो लिखा इसका ये मतलब है कि ये वर्ब के पहले जो होगा वह उस सेंटेंस का कर्ता होगा, डूअर, और वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के साथ साथ वही क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। एक्चुअल में नॉमिनेटिव केस में होगा, होना चाहिए। ठीक है, तो लिखे। अब इसको लिखते हैं। ऊपर के सेंटेंस एक में सेंटेंस 1 लिखना, क्योंकि दोनों सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। ऊपर के सेंटेंस 1 में राम के बारे में कुछ कहा गया है कि वह पढ़ रहा है। ऊपर के सेंटेंस 1 में राम के बारे में कुछ कहा गया है कि वह पढ़ रहा है। चूंकि यहाँ किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला, चूंकि यहाँ किसी काम को करने वाला, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रीड, पढ़ने वाला। चूंकि यहाँ किसी काम को करने वाला राम, राम एक वर्ब, ब्रैकेट में रीड लिखना। चूंकि यहाँ किसी काम को करने वाला राम एक वर्ब, ब्रैकेट में रीड, रीड के पहले आया है, इसलिए राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इसलिए राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अतः यहाँ राम नॉमिनेटिव केस में है। अतः यहाँ राम नॉमिनेटिव केस में है। अब एग्जाम्पल 1 के बारे में तो हम समझ गए कि राम रीड्स अ बुक, इसमें रीड वर्ब है, वर्ब के पहले राम आया है, तो यह राम जो होगा यह क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और यही कौन से केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा। अगला लिखो। सेंटेंस 2 में
सेंटेंस 2 में हॉर्स के बारे में बताया गया है, हॉर्स के बारे में बताया गया है कि उसने लात मारा। किक यानी लात मारना। सेंटेंस 2 में हॉर्स के बारे में बताया गया है कि उसने लात मारा है। चूंकि यहाँ किसी काम को करने वाला हॉर्स, चूंकि यहाँ किसी काम को करने वाला हॉर्स, ये हॉर्स ने काम किया है। लात मारने का काम किसने किया है? हॉर्स ने। चूंकि यहाँ किसी काम को करने वाला हॉर्स, वर्ब किक्ड, वर्ब उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना किक्ड, वर्ब किक्ड के पहले आया है, इसलिए हॉर्स इस सेंटेंस में, इसलिए हॉर्स इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में है। मुझे उम्मीद है नॉमिनेटिव केस क्लियर हो गया होगा। वर्ब, वर्ब के पहले जो उस सेंटेंस में काम को करने वाला है वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और वह कौन से केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस क्लियर हो गया। वर्ब के पहले आता है वह क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। जब वॉइस पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होगा, वॉइस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। ध्यान रखना कि इसको वॉइस के पहले पढ़ना जरूरी है एक बार। अगला लिखो ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड, ऑब्जेक्टिव केस, इसमें लिखें इसको, ये करते हैं, इसको डिटेल करते हैं। सेंटेंस 1 में चूंकि सेंटेंस 1 में चूंकि वर्ब रीड के पहले राम आया है, अतः यहां राम इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में है। इसी प्रकार वर्ब के बाद, इसी प्रकार वर्ब के बाद अ बुक का उपयोग हुआ है। अब राम क्या पढ़ रहा है? अ बुक। राम क्या पढ़ रहा है यहाँ? अ बुक। तो ये वर्ब के बाद जो आता है वह हमेशा क्या होता है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या लिखे अपन ने? इसी प्रकार वर्ब के बाद अ बुक का उपयोग हुआ है, अतः इस सेंटेंस में अ बुक, अतः इस सेंटेंस में अ बुक ऑब्जेक्टिव केस में है। अ बुक ऑब्जेक्टिव केस में है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में, इसी तरह एग्जाम्पल 2 में वर्ब किक के पहले हॉर्स का उपयोग हुआ है। वर्ब किक के पहले द हॉर्स का उपयोग हुआ है, इसलिए द हॉर्स इस सेंटेंस का नॉमिनेटिव केस होगा। सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। वर्ब के पहले है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसको नॉमिनेटिव केस में होगा। लेकिन वर्ब के जस्ट बाद में, वर्ब के बाद में क्या आया है? द बॉय। वर्ब के बाद में क्या आया है? द बॉय। तो ये द बॉय जो होगा ये क्या होगा? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस होगा। चलो लिखो आगे। क्या लिखे? वर्ब किक के पहले द हॉर्स आया है, अतः यहाँ द हॉर्स नॉमिनेटिव केस होगा। तथा वर्ब किक के बाद, तथा वर्ब किक के बाद द बॉय का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ द बॉय ऑब्जेक्टिव केस में है। अतः यहाँ बॉय ऑब्जेक्टिव केस में है। स्पष्ट है कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। स्पष्ट है कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। कभी कभी
एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद ही हो। हमेशा वर्ब के बाद ही हो। यह आवश्यक नहीं है कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद ही हो। कभी कभी यह प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। कभी कभी यह प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल ही एग्जांपल ही gave gave he gave a pen he gave a pen to me. He gave a pen to me. अब देखो वर्ब क्या है, काम कौन सा होगा, देने का। देने का काम होगा, मतलब ये हो गया क्या, ये हो गया इस सेंटेंस का वर्ब। तो इसको इसको लिख लेते हैं यहाँ। ये क्या है, वर्ब। वर्ब के पहले ही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। वर्ब के बाद अब उसने क्या दिया, पेन दिया, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। टू क्या है यहाँ, एक प्रीपोजिशन। और मी क्या होगा यहाँ इस सेंटेंस में, फिर एक प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं, गिव वर्ब के पहले ही है, इसीलिए ये ही जो होगा ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और अ पेन जो है, ये सॉरी ही जो होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। और ए पेन जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस होगा और ये वर्ब के बाद है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। और ये टू, ये तो मालूम है ये प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद में जो है ये क्या होगा, ये भी मी जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। चलिए ये इसको बना लो और इसको इसी तरीके से डिस्क्राइब कर लेना पूरा सब चीजों को। आगे लिखते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट।
और दूसरा डेटिव ऑब्जेक्ट। अब इनको समझते हैं कि ये क्या होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होते हैं। एक एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, चलो इसको इसके इसके डिटेल लिखते हैं। कभी कभी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि ये ऊपर के उदाहरण में दिया हुआ है। कभी कभी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, अर्थात दो ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात दो ऑब्जेक्टिव केस। इनमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह इनमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह एक्यूजेटिव केस में, तथा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तथा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे डेटिव केस में कहा जाता है। तथा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे डेटिव केस में कहा जाता है। तथा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह डेटिव केस में कहा जाता है। एक एग्जांपल ले लो, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ही गेव मी अ पेन। इसके पहले वाला एग्जांपल कैसा था? ही गेव अ पेन टू मी, और इसी को हमने क्या लिखा? ही गेव मी अ पेन। चलो अब इसके बारे में समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि यदि हम इस वर्ब से क्वेश्चन करें, वर्ब से क्वेश्चन करो, वर्ब जो है दिया, वर्ब का अर्थ है दिया, ठीक है, वर्ब का अर्थ है दिया। वर्ब से क्वेश्चन करो क्या दिया, व्हाट गिव। आंसर आया अपना क्या, क्या दिया? अ पेन। जो आंसर आया अ पेन, ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये हो जाएगा क्या? एक्यूजेटिव केस में, ठीक है। ये वर्ब से हमने क्वेश्चन किया क्या, व्हाट गिव, क्या दिया, तो आंसर क्या आया? अ पेन। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये अ पेन जो है यहाँ पर क्या होगा? एक्यूजेटिव केस में, और जो बचा है वह डेटिव केस में होगा। जो इनडायरेक्ट, वो जो बच गया वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वो डेटिव केस में होगा। इसके बारे में लिख ले। ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल में, इसमें सबके सभी के बारे में लिख रहे हैं। ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल में ही, ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल में ही, ये वाला वर्ब गेव के पहले, वर्ब गेव के पहले रहने के कारण नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तथा अ पेन और मी, तथा अ पेन और मी दोनों वर्ब के बाद रहने के कारण, दोनों वर्ब के बाद रहने के कारण ऑब्जेक्टिव केस में है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब से एक प्रश्न करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब से एक प्रश्न करते हैं, व्हाट, और इसके बाद में वर्ब।
व्हाट लगाकर इसके बाद में जो वर्ब है वह लिख दे, वह यहाँ पर रख दो। जैसे जैसे इस सेंटेंस में क्या है, गिव, तो वर्ब की जगह में क्या रखेंगे हम, गिव, व्हाट गिव, क्या दिया, आंसर निकल के क्या आया, पेन। वर्ब से एक प्रश्न पूछते हैं, व्हाट गिव। आगे लिखें, यह प्रश्न पूछने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यह प्रश्न पूछने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हमें इस प्रश्न का उत्तर अ पेन प्राप्त हो रहा है। हमें इस प्रश्न का उत्तर अ पेन प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एवं जो बच गया वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख लेना, मी, तथा जो बच गया वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में मी होगा। अब तीसरा लिखो, पॉजेसिव केस, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस। इसके बारे में लिखो, जो शब्द किसी वस्तु पर किसी का स्वामित्व या अधिकार बताए, उसे पॉजेसिव केस में कहा जाता है। जो शब्द याद रखना, शब्द, वर्ड नहीं, पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस नहीं। जो शब्द किसी वस्तु पर किसी का स्वामित्व या अधिकार बताए उसे पॉजेसिव केस में कहा जाता है। जैसे माई, आवर, यूवर, हिज आदि। माई यानी मेरा, आवर यानी हमारा, यूवर यानी तुम्हारा, हिज यानी उसका, इत्यादि। अब देखो, माई से पता चलता है कि ये कोई भी चीज है। जैसे ये हैंकी जो है ये किसकी है, मेरी है। दिस इज माई हैंकी, ये मेरी हैंकी है। तो ये माई शब्द किसके लिए हुआ है, ये रुमाल जो मेरा है इसके लिए मेरा अधिकार है इस रुमाल पर। तो माई, अवर, यूअर, हिज, ये शब्द जो है क्या होता है, किसी वस्तु पर किसी का स्वामित्व या अधिकार बताता है ना। जैसे ये वाले वर्ड। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, माई पेन, यूअर शर्ट, हिज बॉल, आवर कंट्री, ETC। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक चार्ट बनाते हैं। अभी इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही चार्ट वाइस के चैप्टर में फिर से तुमको पढ़ना पड़ेगा।
देखो वॉइस पढ़ने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वॉइस पढ़ने के लिए इस केस को पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अभी ही यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, ताकि हमको वॉइस के समय जब हम वॉइस को एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पेसिव वॉइस तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में किसी प्रकार का कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए इसको यहीं पर अच्छे से समझ लो। एक चार्ट बना, यहाँ नॉमिनेटिव केस, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पॉजेसिव केस। ये थोड़ा सा बड़ा बना लो। नॉमिनेटिव केस में पहले आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और इसका पॉजेसिव केस होता है माई, और इधर लिखना माइन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम पॉजिटिव केस की बात करेंगे तब हम इसको बाद में पढ़ेंगे। माई के बाद में सॉरी आई के बाद में वी, अस, ऑब्जेक्टिव केस में वी का अस, इसका होता है अवर और अवर्स। अब बोलोगे दो क्या, दो दो क्या है, तो इसको इसको मैं समझाऊंगा बिल्कुल। और ये वाला चीज, ये चीजों को बहुत अच्छे से समझना है आपको। यू, अगला यू, इसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और इसका होगा यूअर और यूअर्स। नेक्स्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, हीज, और ये भी हीज ही रहता है यहाँ पर, ही, हिम, हीज, हिज। शी का हर, और यहाँ हो जाएगा हर, और यहाँ हर्ष। दे, दे का देम, देयर, देयर्स। अगला इट, इट का इट, इट्स, इट्स। फिर से एक बार समझते हैं। आई ये नॉमिनेटिव केस में है, इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी होगा, और पॉजिटिव केस में माई और माई। वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, अस, और पॉजिटिव केस अवर। ये वाला मैं बाद में इसको समझाऊंगा। यू, यू का यूअर, यू ही ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही रहेगा। यूअर पॉजिटिव केस में, और यूअर्स। ही का हिम और हीज। सी का हर, यहाँ पर भी पॉजिटिव केस में भी हर। दे का देम और देयर, इट का इट और इट्स।
जब वॉइस पढ़ेंगे तो हमें इतना चैप्टर फिर से पढ़ना होगा, और उस समय मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, इसको अभी ही पढ़ लो। हम पढ़ रहे हैं यहाँ केवल अभी पॉसेसिव केस। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें अभी यहाँ पर पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो समझ में आ गया होगा। लिखो अगला, पहला पॉइंट डाल के लिखो। सेंटर हेडिंग डाल दो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी निर्जीव वस्तुओं के साथ किसी भी निर्जीव वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रोफ चिन्ह और उसके साथ एस, ये क्या होता है? अपॉस्ट्रोफ चिन्ह और एस का प्रयोग नहीं किया जाता। अपॉस्ट्रोफ चिन्ह जैसे अपन ने देखा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी का बताने के लिए ऐसा राम्स लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर? राम्स, ये मतलब राम का। परंतु ये पॉइंट बता रहा है कि किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ में अपॉस्ट्रोफ चिन्ह ऐसा और इसके साथ में एस का प्रयोग नहीं किया जाता। का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि किसी वस्तु पर स्वामित्व या अधिकार बताने के लिए, किसी वस्तु पर स्वामित्व या अधिकार बताने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, यानी मकान की छत। अब यहाँ जो है ये घर, ये निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसका स्वामित्व अधिकार बताने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, न कि द हाउसेस रूफ। ऐसा नहीं लिख सकते, हाउसेस रूफ नहीं लिख सकते अपन। सेकंड एग्जांपल, द डोर ऑफ द कॉटेज, द डोर ऑफ द कॉटेज। तीसरा, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल इत्यादि। अब आगे लिखें। सेकंड,
दूसरा पॉइंट, नाप तौल दूरी इत्यादि दिखाने के लिए, नाप तौल या दूरी इत्यादि दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफ चिन्ह और एस का प्रयोग किया जाता है, फिर चाहे वह निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो। याद रखो, अब हम निर्जीव वस्तु में भी अपॉस्ट्रोफ चिन्ह एस का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु उसकी एक कंडीशन है कि वह केवल नाप तौल या दूरी दिखाने के लिए किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, द बोट्स लेंथ, द बोट्स लेंथ, नाव की लंबाई। ब्रैकेट में लिख लेना, नाव की लंबाई। दूसरा एग्जांपल, अ हैंड्स ब्रेथ, अ हैंड्स ब्रेथ, ब्रैकेट में हाथ की चौड़ाई इत्यादि। तीसरा पॉइंट लिखिए, अगर नहीं तीसरा पॉइंट आगे लिखो। हम जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस हमेशा वर्ब के पहले होता है। हम जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस हमेशा वर्ब के पहले होता है, इसीलिए वर्ब के पहले अगर कोई प्रोनाउन देना हो, कोई प्रोनाउन देना हो तो अब नॉमिनेटिव केस में आ जाओ। चार्ट देखो, नॉमिनेटिव केस में वर्ब के पहले जो नॉमिनेटिव केस में रहता है वो क्या क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो लिख लो आगे। इसीलिए वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन देना हो तो आई, वी, ही, सी, इट इत्यादि में से किसी को देंगे, किसी को देंगे। और ब्रैकेट में लिख लेना, यू और इट का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू और इट ही रहेगा। अब यहाँ पर यू और उस चार्ट को देखो, उस चार्ट में क्या है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है और नॉमिनेटिव केस भी यू ही है। इट का नॉमिनेटिव केस इट ही है और ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा केस जब पढ़ रहे हैं तो मेन पॉइंट पर। सेंटर हेडिंग डाल दो यदि डालना हो तो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉसेसिव केस के चार्ट में हम देखते हैं कि दो कॉलम है। पॉसेसिव केस के चार्ट में हम देखते हैं कि दो कॉलम है। अब इसको मैं यहां फिर से पॉसेसिव, केवल पॉसेसिव केस के चार्ट बना रहा हूं। पॉसेसिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, माई और यहाँ क्या था, माइन। वी का अस और यहाँ अवर और आवर्स। यू का यू और यूअर और
यूअर्स, ही का हिस और यहाँ पर हिस, सी का हर, यहाँ हर्स, दे का देम और यहाँ देयर और ये देयर्स, इट का इट, इट्स और इट्स। केवल यही वाले, यही इतने कॉलम बनाया हूं मैंने। क्या लिखा? पॉसेसिव केस के चार्ट में हम देखते हैं कि दो कॉलम है, एक बाएं तरफ और दूसरा दाएं तरफ। ये हो गया हमारे बाएं तरफ का और ये हो गया दाएं तरफ का। ये वाला बाएं तरफ, वो वाला दाएं तरफ, थोड़ा ध्यान रखना। बाएं तरफ के प्रोनाउन जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स इत्यादि का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। इत्यादि का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, इसलिए इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। पॉजेसिव केस में है, इसलिए इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इनका उपयोग जो है एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, इसीलिए इनको क्या हो बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और इसके बाद में किसी नाउन का होना आवश्यक है। आगे आगे लिख लो। दाहिने तरफ के प्रोनाउंस जैसे माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज, हर, देयर्स, इट्स इत्यादि का प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया जाता है। इत्यादि का प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया जाता है, इसलिए इन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए इन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हेडिंग दो, सेंटर हेडिंग। पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के बीच अंतर। इधर देखो, इधर लिखना पॉसेसिव एडजेक्टिव और इधर पॉसेसिव प्रोनाउन। यहाँ दिस इज माई पेन, यहाँ माई का प्रयोग हुआ है, और यहाँ दिस पेन इज माइन। इसी पेन को लेकर चलते हैं। दिस इज योर पेन, दिस पेन इज yours, this is our pen, this pen is ours, this
इज हीज पेन, इसको रहने दीजिए वाले एग्जाम्पल को। दिस इज देयर पेन, दिस पेन इज देयर्स। अब देखना, अब यहाँ पर जो मैं दो कॉलम थे बाईं तरफ और दाईं तरफ, तो बाईं तरफ वाले कॉलम में देखना ये वाले थे माई, आवर, योर, देयर, और दाईं तरफ वाले कॉलम में देखना ये वाले थे माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, है ना। इसके इसके आगे देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर इत्यादि पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि ये किसी का स्वामित्व या अधिकार बताते हैं। इत्यादि पॉजिटिव तो है ही क्योंकि ये किसी का स्वामित्व या अधिकार बताते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका इत्यादि। इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसके बाद किसी नाउन का उल्लेख करना अनिवार्य है। अब देखो, इसके ये केवल अकेले ही नहीं आएंगे, इसके साथ दिस इज माई, क्या मेरा, मेरा क्या, तो इसके बाद नाउन जो भी है उसका उल्लेख हमको करना पड़ेगा, यानी इसके बाद हमको नाउन यहाँ लाना ही पड़ेगा। इसके बाद, इसके साथ साथ इसके बाद किसी नाउन का उल्लेख करना अनिवार्य है, क्योंकि ये प्योर एडजेक्टिव है। क्योंकि ये प्योर एडजेक्टिव है, अर्थात माई, अवर, योर इत्यादि से कभी कोई सेंटेंस समाप्त नहीं हो सकता। अर्थात माई, अवर, योर, देयर इत्यादि से कभी कोई सेंटेंस समाप्त नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि दिस पेन इज माई, तो यह गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको ये कहूं दिस पेन इज, यहां पर लिखता हूं दिस पेन इज माई, तो ये गलत हो जाएगा। दिस पेन इज माई लिखना गलत होगा। दिस पेन इज माई पेन, हमें लिखना होगा यह पेन मेरी पेन है। दिस, इसको भी चलो लिख ले। अगर हम कहें दिस पेन इज माई, केवल माई तक लिखना, तो यह गलत होगा। हमें लिखना होगा दिस पेन इज माई पेन। अब देखो, अब ये सेंटेंस सही हो गया, दिस पेन इज माई पेन, ये सेंटेंस अब सही है। आगे लिख लो, ग्रामर की दृष्टि से यह सेंटेंस सही है। दिस पेन इज माई पेन, ग्रामर की दृष्टि से यह सेंटेंस सही है, परंतु इतने छोटे से सेंटेंस में पेन का प्रयोग 2 बार हुआ है। इतने छोटे से सेंटेंस में पेन का प्रयोग 2 बार हुआ है। अतः यह सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा। अतः यह सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा। हमें कहना चाहिए दिस पेन इज माइन। अतः ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा।
हमें कहना चाहिए दिस पेन इज माइन। यहां माइन इक्वल टू ब्रैकेट में लिख लेना, यहां माइन इक्वल टू माई प्लस पेन, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अतः हमें कहना चाहिए दिस पेन इज माइन, यहां माइन इक्वल टू माई प्लस पेन। आगे लिख लो। यहां माइन भी एक एडजेक्टिव है, यहां माइन भी एक एडजेक्टिव है, परंतु साथ साथ प्रोनाउन भी है, परंतु साथ साथ प्रोनाउन भी है, अर्थात नाउन का भी काम कर रहा है। प्रोनाउन भी है अर्थात नाउन का भी काम कर रहा है। अतः यह सेंटेंस अब सही और उचित होगा। अब समझ में आ गया यहाँ तक माइन का अर्थ क्या हो गया। मैंने बताया था पॉसेसिव केस के कॉलम में कि बाएं तरफ के प्योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है और दाहिने तरफ के जो है वो क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव तो है ही, साथ में उसमें क्या है, प्रोनाउन। यानी इसमें माइन में माई तो छुपा है, साथ में इसके पहले जो भी नाउन आया है, आवश्यक नहीं कि पेन आए, इसके पहले जो भी नाउन आया है वह भी नाउन छुपा है। मतलब माइन का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, माई और पेन। तो इसमें चूंकि यहाँ नाउन भी छुपा है, इसीलिए यह एडजेक्टिव के साथ साथ में क्या है, प्रोनाउन भी है। ठीक है, और इसे कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, इसीलिए इसे कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। यहां तक अब समझ में आ गया। यानी इसके बाद में हमको नाउन का उल्लेख नहीं करना है, इसके बाद में हमको नाउन का उल्लेख नहीं करना। यदि इस सेंटेंस को ऐसा लिखे दिस पेन इज माइन पेन, तो माइन और पेन, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि माइन में ऑलरेडी पहले से ही पेन छुपा हुआ है और उसके बाद में फिर पेन दे गई, तो ये गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। बस कल अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन छोटा सा चैप्टर नहीं है, कम से कम इसके लगभग 3 से अधिक पार्ट में इसको कवर करेंगे प्रोनाउन को। और रिक्वेस्ट है सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे से वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और लाइक जरूर करें। आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी पढ़े, तो उनको भी शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दे इस वीडियो को। ओके, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।